हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट सागा में आपका स्वागत है। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन के बारे में देखेंगे। कौन कौन से मार्जिन यूज़ करे जाते हैं जब हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तब। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपना सेशन जब भी स्टार्ट करते हैं कुछ यूनिक कोट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा कोट है जो वॉरेन बफेट का है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको ज़्यादा अर्न करना है तो आपको पहले लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान रहेगा देना पड़ेगा। और आप बेस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, खुद के ऊपर कर सकते हो। डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। और आपको इस सेशन के टाइम पे जो भी स्टॉक्स वगैरह का डिस्कशन किया जाएगा तो आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना है और इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है। कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बात करिए, आप उसके साथ डिस्कस करके ही आप अपना बाई और सेल्स का डिसीजन लिए। इस वीडियो से आपको इन्फ्लुएंस नहीं लेना है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन कौन से रहते हैं, एक अदर इम्पोर्टेंट रेशियोज एंड समरी, जिसमें आपको एक टेबल दिखाऊंगा मैं। तो फर्स्ट है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, इबिडा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो स्टार्टिंग करेंगे हम ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन से। तो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है? ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज अ मार्जिन, इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू। तो जितना ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, उतना कंपनी अच्छे से अपना रॉ मटेरियल को वैल्यू एडिशन करके अच्छे से मार्केट में बेच पा रही है। तो उसका डेफिनेशन क्या है? ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कितने अच्छे से अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रही है कंज्यूमर को या फिर किसी और कंपनी को, जो अगर बी टू बी हो तो। ठीक है, बिफोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। तो मान लो कि कोई कंपनी है जिसका जो 20 रुपये में रॉ मटेरियल खरीद रही है और 100 रुपये में बेच रही है। तो आप कैसे ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 100 - 20, तो बच गया 80। 80 डिवाइड बाई 100, तो आप इंटू 100, तो आपको 80% ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने रॉ मटेरियल में कुछ काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन करने के बाद मार्केट में अच्छे से बेच पा रही है, और उसका एक एडवांटेज है। ठीक है, तो हाई हाई ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट करता है कि कंपनी अपनी सेल्स को अच्छे से यूज़ कर पा रही है, या फिर अपने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ कर पा रही है ना। ठीक है, तो अगर इसका इम्पेक्ट, अगर ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पेक्ट किसका पड़ सकता है? रॉ मटेरियल का और सप्लाई डिमांड, करंट सप्लाई डिमांड क्या है उसका भी। तो मेरे पास एक एग्जांपल है आपको शो करने के लिए, कॉस्मो फर्स्ट का। तो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ। तो वहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्रीनर यूज़ करते हैं, इसकी वजह से मैं भी वही यूज़ करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है। तो हम जाएंगे स्क्रीनर पे, सॉरी स्क्रीनर पे हम सर्च करेंगे कॉस्मो फर्स्ट। तो कॉस्मो फर्स्ट में जाके आप देखोगे तो मैं 3 साल का रखता हूँ। तो हुआ क्या था कि कंपनी अप्रैल में टॉप आउट क्यों हुई थी कि कंपनी में अचानक से इंडस्ट्री में सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई थी। बहुत सारी कंपनी ने बॉब बोपेट फिल्म में कैपेक्स करा था। इसकी वजह से अगर ओवर सप्लाई रहेगी तो क्या होगा कि ज़्यादा सप्लाई रहेगी तो, और डिमांड कम रहेगी, तो फिर जो कंपनी है वो कम भाव में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इसका इम्पेक्ट क्या आपको दिख रहा है कि कंपनी के जो मार्जिन जो 18-19% हुआ करते थे, वो धीरे धीरे ड्रॉप होकर 9% तक चले गए, क्योंकि कम मार्केट में इंडस्ट्री में सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो इसका एक इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन पे भी दिखेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। यस, तो अभी कंपनी का पहले मटेरियल कॉस्ट 62% होता था, वो बीच में जाके बढ़ के 69-70% तक हो गया था। तो डबल इम्पैक्ट क्या हुआ कि रॉ मटेरियल के प्राइस भी बढ़ गए और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा आ गई कंपनी एंड इंडस्ट्री में, बॉब बोपेट फिल्म इंडस्ट्री में।
तो इसका इम्पेक्ट इतना सीवियर हुआ कि कंपनी के जो मार्जिन है वो एकदम लो होके 5% तक भी चले गए। तो उसका सेम इम्पेक्ट आप स्क्रीन पे शेयर प्राइस पे भी देख पा रहे होंगे कि कहाँ पे वो टॉप करा था अप्रैल 2022 में, और फिर शेयर गिरते 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 600 तक पहुंच गए। हाँ, एक 1300 तक चले गए थे और 400 तक वापस आ गए। तो इतना उसका इम्पेक्ट देखने को मिला आपको रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल प्लस आपका डिमांड सप्लाई की वजह से। सेकंड है इबिडा मार्जिन। तो इबिडा मार्जिन का फॉर्मूला है कि कंपनी कितना इबिडा जनरेट कर रही है डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। इबिडा क्या होता है? कंपनी का कामकाजी मुनाफा। तो कंपनी का जो इबिडा है वो इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से पहले कितना कंपनी इबिडा जनरेट कर रही है। तो इबिडा डिवाइड बाय रेवेन्यू आपको इबिडा मार्जिन देगा। और ये एक अच्छा मैट्रिक्स है आप सेम इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी को वैल्यू करने के लिए। अगर मान लो कि एक ही इंडस्ट्री में दो कंपनी है, एक का EBITDA मार्जिन 18% है, एक का 15% है, तो मतलब 18% वाली कंपनी कैसा क्या अच्छा कर रही है कि लॉजिस्टिक्स में या फिर अपना ऑपरेशन एफिशिएंसी इतनी अच्छी बढ़ा के रखी है कि उसका EBITDA मार्जिन अच्छा आ रहा है। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स काफ़ी अच्छे से ये बताता है कि कंपनी कौन सी कंपनी अच्छे से काम कर रही है उस पर्टिकुलर उसी इंडस्ट्री में। और क्योंकि इस मार्जिन में, इबिडा मार्जिन में क्या, कंपनी का जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, जैसे कि इंटरेस्ट हुआ, मतलब कंपनी ने कितना डेट लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, या एमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया जाता, इसकी वजह से ये एक अच्छा टूल बन जाता है सेम इंडस्ट्री में कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए। अभी इबिडा मार्जिन पे मार्जिन कैसे इन्फ्लुएंस होता है? तो वो इन्फ्लुएंस होता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हाई मार्जिन है या लो मार्जिन है, या फिर सप्लाई डिमांड का सिनेरियो क्या है। तो सेम इबिडा मार्जिन के लिए आप एग्जांपल, सप्लाई डिमांड के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं हमारा कॉस्मो फर्स्ट का, कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से इबिडा मार्जिन पे इम्पेक्ट आया, और रॉ मटेरियल तो था ही। ठीक है। और दूसरा, इबिटा मार्जिन पॉजिटिव वे में बढ़ सकता है, नेगेटिव में बढ़ सकता है। तो पॉजिटिव वे में कब बढ़ेगा? जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसका इबिटा मार्जिन ज़्यादा है एग्जिस्टिंग बिजनेस से, तो आपका इबिटा मार्जिन ओवर द ईयर बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा। और अगर आप लो एंड की तरफ जाओगे तो मार्जिन डिटोरेट होगा। तो अब एग्जांपल शो करने के लिए सांगवी मूवर से, जो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या हुआ उसमें और उन्होंने क्या करा बिजनेस में। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ पहले उसके मार्जिन कितने हुआ करते थे। पहले कंपनी का बिजनेस क्या है कि कंपनी क्रेन वगैरह रेंटल पे देती थी। तो उस टाइम पे कंपनी का मार्जिन अच्छा खासा था, 60-61% तक इबिडा मार्जिन था, है ना। तो वो ओवर द ईयर 56-53 तक चला गया। क्यों? कि कंपनी बाद में कार रेंटल्स, सॉरी, क्रेन रेंटल से कंपनी आ गई ईपीसी में, ईपीसी बिजनेस में। कंपनी ईपीसी बिजनेस भी करने लग गई जहाँ पे इबिडा मार्जिन बहुत कम रहता है, 10 से 12% के आसपास। तो इसकी वजह से क्या, ओवरऑल इबिडा मार्जिन डाइल्यूट होकर 53% हो गया। तो एक उसका इम्पेक्ट क्या हुआ कि कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर भी आपको दिखा कि जो 600 तक का शेयर प्राइस गया था वो अभी 300 पे आ गया, 50% तक का ड्रॉ डाउन आपको देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी लोअर इबिडा मार्जिन वाले बिजनेस में चली गई। उसके बाद हम देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है कि कंपनी का कितना नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज द इज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आफ्टर द ऑल एक्सपेंसेस। जैसे कि कोई भी ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स वगैरह सब कुछ हटाने के बाद जो आपके पास बॉटम लाइन आ रही है, और कितने अच्छे से आ रही है, मतलब कितना परसेंटेज है, वो दिखाता है कि आपकी कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई रहेगा तो कंपनी कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन का काम कर रही है, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बेच रही है, जिसकी वजह से उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। कम होना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कंपनी कितना स्केल से ऑपरेट कर रही है। ठीक है। तब आपको एसेट टर्नओवर देखना पड़ेगा कि कंपनी का सेल्स कितना है, एसेट टर्नओवर कितना है उसी एसेट के ऊपर। तो वो एक आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन किससे इम्पेक्ट होता है, एक तो टैक्स रेट से, कितना कंपनी टैक्स दे रही है उस पर, कंपनी का इंटरेस्ट और एमोटाइजेशन डिप्रिसिएशन रेट कितना है। तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से समझने के लिए मेरे पास दो एग्जांपल है, एक पैरामाउंट कम्युनिकेशन है, याशो इंडस्ट्री। तो हम पैरामाउंट कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि कंपनी पे नेट प्रॉफिट मार्जिन पे क्या इम्पेक्ट आया है, या आने वाला है, या आ रहा है। ठीक है। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन एक केबल्स वायर सेगमेंट में, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कंपनी, पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो कंपनी 2017 तक लॉस में आ रही थी। ठीक है। अब देखोगे 2017 में पहली बार प्रॉफिट में आया, 15 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आप उससे पहले एक बार लिखेंगे, दिखोगे ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 15 करोड़, पूरा 15 करोड़ नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी पहले लॉस में थी, वो अभी उसको, उनका बेनिफिट ये था कि वो, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा था आने वाले सालों में। तो डायरेक्ट जो भी पीबीटी था वो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज उनको अच्छा खासा मिला, 6-7 साल तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन अभी लेटेस्ट में क्या हुआ कि कंपनी का Q2 FY 24-25 का अगर आप रिजल्ट देखोगे, तो कंपनी का 29 करोड़ तो पीबीटी था, लेकिन अभी से कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है। तो लास्ट जो Q2 FY 25 में 30% टैक्स देना पड़ा था, आप मेरा कर्सर देखोगे ना, 30% टैक्स है, जो पहले कभी 0% था। तो अभी 29 से उनका नेट प्रॉफिट 20 करोड़ हो गया। ठीक है। तो अभी आप आने वाले 3 क्वार्टर में देखोगे कि कंपनी के सेल्स, जो कंपनी बोल रही है कि वो 25% से ग्रो करेगी, लेकिन उनका जो टैक्स बेनिफिट था वो अभी नहीं मिलने वाला है। तो इसका आप बॉटम लाइन पे इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको, जबकि सेल्स ग्रोथ आपको शायद कंपनी का गाइडेंस है 25% तक, तो वो आपको देखने को मिल सकती है। तो एक टैक्स का इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट कंपनी देखेंगे हम, यासो इंडस्ट्री। तो यासो इंडस्ट्री दिखाने से पहले मैं आपको पहले उसका बैलेंस शीट दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे मेरे कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे देखोगे, कंपनी का पहले फिक्स एसेट था, वो 200 करोड़ का था, जो बढ़कर 600 करोड़ तक का हो गया। क्यों? कंपनी ने एक बड़ा कैपेक्स कराया था, और जो लाइव हुआ कुछ अप्रैल मई में, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन अप्रैल मई में ही लाइव हुआ। इसकी वजह से मार्च में आपको दिख नहीं रहा फिक्स एसेट पे। तो उसका इम्पेक्ट क्या आया कि आप देखोगे लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट में ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सेल्स ग्रोथ कंपनी की लास्ट 3 क्वार्टर से अच्छी खासी ग्रो कर रही है, ऑन एवरेज 14-15% तक। लेकिन लेकिन हुआ क्या कि अब आप सितंबर 24 का रिजल्ट सितंबर 23 से कंपेयर करेंगे अपन, है ना। तो पहले जो कंपनी का इंटरेस्ट था ऑलमोस्ट 4 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर 14 करोड़ हो चुका है ना। ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स हो गया। ठीक है। और कंपनी का जो डेप्रिसिएशन था, पहले ऑलमोस्ट 4 करोड़ हुआ करता था, वो भी 12 करोड़ हो गया, मतलब 3 टाइम्स से डेप्रिसिएशन बढ़ गया, 4 टाइम, मोर देन 3 टाइम से इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी ने Q1 में FY 25 में लॉस दिखाया था, और Q2 FY 25 में बहुत कम पीबीटी दिखाया था, या नेट प्रॉफिट भी बहुत कम था। जो Q2 FY 24 में ऑलमोस्ट 11.5 करोड़ था, वो कम होके 4 करोड़ ही, 4.3 करोड़ ही दिखा। तो ये भी, इसकी वजह से भी आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पेक्ट आ सकते हैं, टैक्स की वजह से, और इंटरेस्ट और एमोटाइजेशन की वजह से भी। और इसकी वजह से ही आप देखोगे कंपनी का शेयर प्राइस एक रेंज में ही है, कंसोलिडेशन में ही है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट रेशियोज कौन से हैं। कुछ अदर रेशियोज है, जो ईवी टू EBITDA, फ्री कैश फ्लो टू सेल्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैश फ्लो टू नेट प्रॉफिट, और कैश फ्लो टू EBITDA, वो देखते हैं। तो फोर्थ रेशियो है ईवी टू EBITDA, मतलब इंटरप्राइज टू EBITDA रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या है? इंटरप्राइज डिवाइड बाय EBITDA। अभी इंटरप्राइज क्या होता है? कंपनी का मार्केट कैप प्लस कितना डेट है माइनस कितना कैश है। तो ये टूल आपको इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा कि कंपनी कितनी सस्ती है या महंगी है वैल्यू करने के लिए।
ठीक है। तो हाँ, उसका डेफिनेशन है ईवी टू EBITDA रेशियो कंपेयर्स द एंटरप्राइज वैल्यू, जो कि कंपनी की टोटल वैल्यू है, डिवाइड बाय इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये एक वैल्यू मल्टीपल है, वैल्यूएशन मल्टीपल है, जो हम एसेस कर सकते हैं कि कंपनी का कितना अर्निंग पोटेंशियल है। जनरली ये बताया जाता है कि अगर लोअर ईवी टू EBITDA है तो कंपनी इज अंडर वैल्यू एज कम्पेयर टू इसका अर्निंग पोटेंशियल, और हायर इंडिकेट करता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड हो सकती है। वो आपको इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा कंपनी के बारे में। और ईवी टू EBITDA पे इम्पेक्ट किसका आ सकता है, अगर कंपनी ने कोई मर्जर या एक्विजिशन करा होगा, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा या फिर कंपनी के ऊपर नए एसेट्स वगैरह आएंगे, तो इसकी वजह से उसका एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ा हुआ आपको दिखने को मिलेगा। तो टेम्पररी वो हो सकता है। और दूसरा प्लस आपको ये मैं बताता हूँ कि जब जब भी आप हॉस्पिटल सेक्टर को एनालाइज करो, तब आप ईवी टू EBITDA मल्टीपल को यूज़ करो कि कंपनी कितना अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये मेजर करने के लिए। क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर एक एसेट हेवी टाइप का बिजनेस है। नेक्स्ट है फ्री कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो। तो उसका फॉर्मूला है कि कंपनी का कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 100%। फ्री कैश फ्लो क्या होता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन कोर ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर रही है, माइनस उसको कितना एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, उसके बाद जो आ रहा है वो आपका फ्री कैश फ्लो हो गया। फ्री कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो आपको क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी अपना कितना रेवेन्यू का कितना परसेंटेज फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रही है, ताकि वो अपने फ्यूचर में जो भी ऑब्लिगेशन रहेंगे रीपेमेंट का, या फिर फर्दर कंपनी को री इन्वेस्ट करना हो, डिविडेंड पे करना हो, तो वो आपको अच्छे से ये टूल काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प करेगा कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है अपने सेल्स से। जनरली जितना हाई रहेगा उतना कंपनी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, और वो अच्छी बात मानी जाएगी। और इससे ये भी पता चलेगा कि कंपनी कितना अच्छे से अपना फ्यूचर प्लान ग्रोथ कर पा रही है, डेट अगर कुछ है तो रिड्यूस करने के लिए सक्षम है। और फ्री कैश फ्लो का इम्पेक्ट किससे होता है कि अगर कंपनी ज़्यादा ही कैपेक्स कर दे तो शायद आपको फ्री कैश फ्लो देखने को ना मिले। और कंपनी का टेम्पररी किसी मतलब रिसीवेबल या इन्वेंट्री में पैसा पड़ा पड़ा हो नया प्रोडक्ट की वजह से, तो शायद कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी इतना अच्छा नहीं दिखे उसी टाइम पीरियड के लिए। तो इसका इम्पेक्ट भी आपको फ्री कैश फ्लो टू सेल्स में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देने के लिए क्या है, आप महाराष्ट्र सिमलेस का एग्जाम्पल देख सकते हो, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। आप वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, तो उसके ऊपर मैंने फ्री कैश फ्लो महाराष्ट्र सिमलेस का कितना है वो मैंने बताया हुआ है। और आप ये रेशियो कहाँ से देख सकते हैं वो भी मैंने दिखाया हुआ है। सिक्स्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है इबिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये इंडिकेटर या ये रेशियो आपको क्या बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट ओब्लिगेशन को कितनी अच्छे तरीके से मीट कर पा रही है। अगर कंपनी का इबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है तो इतना कुछ इशू नहीं होगा अगर कुछ गलत वगैरह हो भी जाए तो, क्योंकि अपनी कंपनी का इबिट इनफ है कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस को मीट करने के लिए। जितना हाई होगा उतना कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा रहेगा और रिस्क फॉर डिफॉल्टिंग कम रहेगा। ठीक है, इसके लिए मैं वापस इसका इम्पैक्ट इसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट अगर ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा, अगर इबिट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा होगा। तो इसके ऊपर इससे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप महाराष्ट्र सिमलेस का देखिए, तो उसका इबिट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, और वो भी मैंने अपने वीडियो में पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। सेवन्थ है कैश फ्लो टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये रेशियो आपको क्या फॉर्मूला क्या है रेशियो का, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना जनरेट करिए डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट। तो इस रेशियो ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है कि कंपनी कितना अपने कोर बिजनेस से कैश निकाल पा रही है। एक्चुअल में नेट प्रॉफिट का कैश फ्लो में कन्वर्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर कंपनी नेट प्रॉफिट में है लेकिन कैश फ्लो नहीं जनरेट कर रही है तो इशू हो सकता है।
तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कि ये टेम्पररी है या परमानेंट है। ठीक है। तो अच्छा, क्या माना जाता है कि अगर कंपनी का कैश फ्लो टू नेट प्रॉफिट रेशियो जितना ज़्यादा 100 के पास होगा, उतना कंपनी अच्छे से अपना प्रॉफिट को डायरेक्टली नेट प्रॉफिट कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रही है, नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रही है। अगर लो रहेगा तो वो स्ट्रगल कर रही है अपने जो भी प्रॉफिट को कैश फ्लो में जनरेट करने के लिए, क्योंकि कंपनी को शायद उधारी पे भी अपना माल बेच रही हो, इसकी वजह से कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं, नेट कैश फ्लो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। जितना इंटरप्रिटेशन इसका क्या है कि जितना 100% के पास हो गया या ज़्यादा होगा, उतना अच्छे से कंपनी प्रॉफिट को कैश फ्लो में जनरेट कर पा रही है। और 100 से जितना कम होगा उतना एक रिस्क रहेगा, एक आप रेड फ्लैग भी समझ सकते हो कि कंपनी का रेड फ्लैग और कि वो अपना नेट प्रॉफिट को कैश में जनरेट नहीं कर पा रही। और ये कैश फ्लो का इम्पैक्ट किसकी वजह से हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल में, वो टेम्पररी भी हो सकता है या फिर कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है कि वो परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है। तो मेरे पास एग्जांपल देने के लिए मिष्टान फूड है। तो हम एक बार चेक करते हैं कि अगर हम ये रेशो यूज़ करते हैं तो क्या हम मिष्टान फूड्स, जो अभी बहुत शेयर पिटा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर सेबी ने फ्रॉड के एलिगेशन लगाए हुए हैं, तो हम उसको मिष्टान फूड को अवॉइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो चेक करते हैं एक बार। तो पहले आप उसका शेयर प्राइस देखो कितना गिरा हुआ है। जो टॉप पे प्रॉफिट दिखा दिखा के कंपनी ने 22-23 रुपये तक का टॉप बनाया था, जो अभी गिर के 6 रुपये 7 रुपये ही हो चुका है। तो अपन देखते हैं कि अगर हम अवॉइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर मेरे पास हम ये रेशियो से नेट कैश फ्लो टू नेट प्रॉफिट वाले रेशियो से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ये रहा। तो आप लास्ट 3 साल का देखोगे ना, कंपनी सी एफ ओ टू पेट रेशियो तो नेगेटिव में है। मतलब बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है कि कंपनी अपना पेट को तो सी एफ कैश फ्लो में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही। जबकि आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो कंपनी ने, आप देखो उसका प्रॉफिट कितना, 1 करोड़ से 6 करोड़, 6 से 50 और 350 करोड़ तक का दिखाया हुआ है। लेकिन कंपनी से प्रॉफिट दिखा रही है, एक्चुअल में उसका सीएफओ तो नेगेटिव में ही है। इसका मतलब कंपनी अपना एक्चुअल में, या तो फिर कंपनी फ्रॉड फ्रॉड टाइप का सेल्स वगैरह दिखा रही है, एक्चुअल में सेल्स उतना है ही नहीं, या तो फिर कंपनी अपना कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। तो ये रेशियो से आप, अगर आप चेक करते तो शायद आप मिष्टान फूड को अवॉइड कर सकते थे। तो बाद में एक सेबी का उनके ऊपर यही आया कि उन्होंने फ्रॉड करे हुए हैं। तो उसकी वजह से शेयर प्राइस के ऊपर भी बहुत बुरा इम्पेक्ट हुआ, जो 23 रुपये का था वो 7 रुपये तक आ गया। नेक्स्ट है कैश फ्लो टू EBITDA रेशियो, ये भी काफ़ी अच्छा मैट्रिक्स है। ये भी सेम कैश फ्लोस अपना EBITDA कितने कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक है। तो कैश फ्लो टू EBITDA रेशियो कंपेयर्स द कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू इट्स EBITDA। इसका तात्पर्य मतलब क्या है कि कंपनी ये इंडिकेट करती है कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है फॉर 1 रुपीज़ ऑफ EBITDA। ठीक है। तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो हायर दी रेशियो सजेस्ट दैट द कंपनी EBITDA इज बीइंग इफेक्टिवली कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल कैश, विच इज़ अ क्रूशियल फॉर फंडिंग ऑपरेशन एंड ग्रोथ। अभी आपका कैश फ्लो कैसे इम्पेक्ट हो सकता है कि अगर आपके पास कंपनी का एफिशिएंसी इतना अच्छा नहीं हो, या फिर कंपनी के पास हाई नॉन कैश एक्सपेंस ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से भी आपका कैश फ्लो और नेगेटिव या कम दिख सकता है। ठीक है। तो आप एग्जांपल देखोगे नारायण नारायण हरुदयालय, तो ये पॉजिटिव है। अभी तक मैंने बहुत सारे नेगेटिव वाले दिखाए। तो नारायण हृदयालय का आप अगर देखोगे CFO टू EBITDA, तो एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यस। तो आप देखो CFO टू EBITDA, CFO टू पेट तो कंपनी का काफ़ी अच्छा है, मोर देन 100% ही है। लेकिन CFO टू EBITDA भी काफ़ी कंपनी का बहुत ही अच्छा है। जनरली 70% से ज़्यादा तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कंपनी का तो 80, 118
98% तक का है, तो काफ़ी अच्छा CFO टू EBITDA रेशियो है। मतलब अब कंपनी जितना भी EBITDA कमा रही है उसको कैश फ्लो में जनरेट कर पा रही है। इसके अलावा मेरे पास बोनस में आपको दो टॉपिक है, इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस समझाने के लिए। तो ये क्या होता है इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस, वो अपन एक बार देखते हैं। तो लेटेस्ट में अभी क्या हुआ था, जब हमारा बजट आया था तो उसमें जो गोल्ड के ऊपर है वो ड्यूटी कट हुआ था। तो आप देखोगे कि कंपनी लाइक सेंको, टाइटन, उनमें क्या हुआ कि कंपनी क्या करती है कि अपना हेजिंग करती है, जितना अगर मार्केट में बेच रही है उतनी खरीदती भी है गोल्ड। तो अभी मान लो कि जब ये कट आया, ड्यूटी कट, उससे पहले मान लो कि गोल्ड का प्राइस है 80,000 रुपये। ठीक है। ये कट आने के बाद वो हो गया 70,000। तो कंपनी ने तो ऑलरेडी 80,000 में गोल्ड बुक करके रखा हुआ है, खरीद के रखा हुआ है, और अभी उसका प्राइस होगा 70,000। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी को एक इन्वेंट्री लॉस बुक करने पड़े। मतलब आपने पहले ज़्यादा भाव में खरीदा और अभी बाद में आपका प्राइस जो रॉ मटेरियल, मैं बोलूँगा कि रॉ मटेरियल का प्राइस गिर गया, तो इसकी वजह से आपको इन्वेंट्री लॉस बुक करना पड़ा। अभी उसका उल्टे क्या हो सकता है कि मान लो कि आपने रॉ मटेरियल 10 रुपये में खरीदा और उसके बाद सप्लाई डिमांड की वजह से वो रॉ मटेरियल का प्राइस हो गया 15 रुपये। तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, इन्वेंट्री गेन देखने को मिला कि आपने तो पहले से ही खरीद के रखा था, तो इसकी वजह से आपको उसका फायदा मिला। टेम्परेरी, भले टेम्परेरी है लेकिन वो फायदा मिलेगा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस का। ये पूरा डिपेंड करता है रॉ मटेरियल का प्राइस अभी कितना है और जब आपने खरीदा तब कितना था। अगर जब खरीदा और अभी का जब खरीदा उससे कम हुआ तो आपको इन्वेंट्री लॉस बुक करने पड़ेंगे, और बढ़ जाएगा, आपने खरीदा उसके बाद रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए तो आपको इन्वेंट्री गेन मिलेगा। लास्ट में ये पूरा समरी है कि कौन कौन से मार्जिन्स हमने या रेशियो वगैरह डिस्कस करें, उसका फॉर्मूला भी दिखाया हुआ है, और मैंने उसका पर्पस क्या है, वो क्या मेजरमेंट करने, क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है, वो भी आपको टेबल में देखने को मिल जाएगा। तो आप पोस्ट करके इसका फोटो ले सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और बस अगर आपको कुछ अच्छी लर्निंग मिली है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका कुछ सजेशंस हो तो वेलकम है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट ही एक ही बार में वीडियो शूट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं उसको एक ही बार में अपलोड करूँगा। तो ये वीडियो मतलब कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं होगी, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा। मेरा सेकंड वीडियो ये यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा, और आपके कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं वापस अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।